दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार आयुष मेडिकल ऑफिसर के ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जानता हूं बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूं और आप ये थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि सभी क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर की स्थिति यही है लगभग। उनके घर में दिवाली तो मनाई गई, बट उस दिवाली में उतनी खुशी नहीं थी जितनी कि ज्वाइनिंग हो जाने के बाद रहती। उनका छठ भी कहीं ना कहीं अधूरा ही है। तो हम लोग बात करेंगे ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में। उससे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि बिहार में आयुष डॉक्टर्स की इतनी बदहाल स्थिति क्यों है। अगर हम बात करें बिहार की तो ये बात हम जानते हैं कि अमूमन सभी डिपार्टमेंट का जो हाल है वो संतोषजनक नहीं है। चाहे वो शिक्षा के डिपार्टमेंट हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे कोई भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हो, सभी में कहीं ना कहीं सुधार की आवश्यकता है। और आप और हम इस चैनल में मुख्य रूप से आयुर्वेद और आयुष से रिलेटेड चीज़ें बात करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि आयुष डॉक्टर्स की इतनी बदहाल स्थिति क्यों है। सबसे पहली बात कि इस बदहाल स्थिति के जिम्मेदार कौन है, तो उसका आंसर है कि जिम्मेदार हम सब डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं, ना कि हम अपने पैथी का। हम सब सेल्फिश डॉक्टर्स जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, ना कि हम अपने आने वाले फ्यूचर जूनियर्स का या हमारी पैथी के बारे में नहीं सोचते हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। अगर हम बदहाली की और बात करें तो बदहाली तीनों स्तर पर है, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो बनाया गया है अपडेट देने के लिए ज्वाइनिंग से रिलेटेड, बट ये बात क्यों कर रहा है। दोस्तों, ज्वाइनिंग आज नहीं तो कल होगी, और कब होगी, क्या अपडेट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट इससे पहले ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी ये स्थिति कब तक बनी रहेगी और इसके ज़िम्मेदार कौन है, आखिर इसमें अब आगे क्या करना चाहिए। शैक्षणिक स्तर पर अगर हम बात करें तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि बिहार राज्य के अलावा अलग अलग अन्य राज्यों में जो, अगर मैं बात करूँ BAMS की डिग्री, अगर मैं बात करूँ BHMS की डिग्री, या मैं बात करूँ BUMS की डिग्री, MBBS डिग्री की बात ही नहीं कर रहा मैं, आयुष की जितनी भी डिग्रियाँ होती है या BSMS, इन सब की डिग्री की जो एक निर्धारित अवधि है वो है 4-4.5 साल की आपकी पढ़ाई होती है। उसके बाद 1 साल इंटर्नशिप, है ना, 5-5.25 साल तक आपको पूर्ण रूप से आप एक क्वालिफाइड और ये कह सकते हैं कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर आप बन जाते हैं। बाकी डॉक्टर की तो जीवन भर पढ़ाई होती है, लेकिन बिहार में बिल्कुल उल्टा है। अगर आप देखें, जहाँ तक मैं पता कर पाया हूँ, इससे पहले मैंने ये भी पता किया है, कुछ वरिष्ठ चिकित्सक ने कहा है कि उनकी डिग्री 6 साल से 8 साल में कंप्लीट हुई है। तो जो एक्स्ट्रा 2 साल और 3 साल उनके जीवन का गया, उसकी भरपाई कौन करेगा। शैक्षणिक स्तर पर टाइम पर सिलेबस नहीं होता, टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होता है। आप इतने बड़े राज्य, 14 करोड़ जनमानस का राज्य में सुचारू ढंग से 1 या 2 आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसमें भी मुश्किल से 100 प्लस 150-200 बच्चे ही हैं जो हर साल आयुर्वेद करते हैं। हाँ, होम्योपैथिक कॉलेज अच्छे हैं, बट बाकी पैथी का क्या। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आयुर्वेद कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो शैक्षणिक स्तर पे टाइम पे ना तो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, ना तो टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा है, ना ही टाइम पे डिग्री दी जाती है। और ये मैं जितने भी सीनियर से बात करने की कोशिश किया, सबका ये कहना था कि 1 आध साल तो चलता है, तुम तो समझ सकते हो बिहार है। मुझे सबसे ज़्यादा इस बात से दुख होता है कि जब कोई लोग किसी भी बिहार की किसी भी कुव्यवस्था को ये कह करके टाल देते हैं, अरे ये तो बिहार है, होता है यहाँ पर। ये बहुत ही दुख की बात है। अगर आप मेरे शब्द के पीछे की दुख नहीं समझ सकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा ये समझने में कि स्थिति कितना ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी है। अगर हम सामाजिक स्तर पर देखें तो आयुष डॉक्टर्स की इतनी ख़राब स्थिति है कि लोग जो चौक चौराहा पर बिकने वाली जो अनसर्टिफाइड
किसी भी तरह की कोई भी जो लोकल बाबा या कुछ और हो जाते हैं उनके नाम पर उन्होंने आयुर्वेद को बदनाम कर रखा है। सामाजिक स्तर पर हमने अपनी पहचान अच्छी तरह से उच्च तरीके से नहीं रख पाए। उसके पीछे का जहाँ तक मैं कारण समझ पाया हूँ वो ये है कि दरअसल जो डॉक्टर्स हैं उनकी दो कैटेगरी बन गई है। ऐसे डॉक्टर्स जो नीट एग्जामिनेशन से पहले जिन्होंने डिग्री लिए, उनके लिए या उनके सीनियर्स ने उनके हिसाब से ये बताया गया कि आप अपनी सभी जो अपनी पहचान है वो एलोपैथी में ढूंढिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एलोपैथी प्रैक्टिस करना या एलोपैथी ट्रीटमेंट करना गलत है, क्योंकि हम सबको इंटीग्रेटेड चीज़ें पढ़ाया जाता है। जहाँ पर एक बीएमएस डॉक्टर एनोरेक्टल सर्जरी करने में भी सक्षम है, वो एनेस्थेसिया के मदद से वो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं, वहीं पर ऐसे भी लोग हैं जहां आयुर्वेद को सिर्फ चूरन और चटनी में बांट दिए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे अधिकारी और पदाधिकारी हमारी पैथी का मजाक उड़ाते हैं। ये तो सामाजिक स्तर की एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है, नीट से पहले जो डॉक्टर्स ने डिग्री ली, नीट के थ्रू जब से एडमिशन होने लगा तब जो डॉक्टर्स ने डिग्री ली, उन दोनों के मानसिकता में फ़र्क है। पुराने जो चिकित्सक हैं उनकी मानसिकता मूल रूप से ऐसा है कि चलो इसमें नौकरी मिल जा रहा है, किसी तरह से सरवाइव कर ले रहे हो तो ही ठीक है, जिस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और जो नए डॉक्टर्स हैं, नए डॉक्टर्स का कहने का मतलब है जो 2017, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 बैच के जो बच्चे हैं या जो आने वाले डॉक्टर्स हैं, जो बीएमएस की डिग्री, बीएचएमएस की डिग्री पाने के लिए जिनको नेशनल लेवल की एग्ज़ाम क्रैक करके उनका एडमिशन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा क्यूरियस, ज़्यादा अटेंटिव और मोर लॉजिकल है। तो ये जानते हैं कि उनको इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्लस आयुर्वेदिक मेडिसिन दोनों ही पढ़ना है, दोनों से ही वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्लैश हो रहा है इनके थॉट प्रोसेस का, इनके प्रोसीजर का। हम ये कहें कि एक तरह का जनरेशनल गैप आ रहा है, जिसके कारण हम समाज में अपनी प्रतिष्ठा अपने लिए जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा समस्या है। अभी भी हम अपनी प्रतिष्ठा इसलिए भी पीछे हैं क्योंकि हम आपस में एक नहीं हैं। इसका एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बिहार में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है होम्योपैथी, यूनानी या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है या आयुर्वेदिक के, कोई भी एक ऐसा मजबूत और तटस्थ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन नहीं है जो जैसे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। इस तरह से कोई ऐसा आयुष और एसोसिएशन नहीं है, जिसके कारण हमारी आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी इंडिविजुअल बन के ही रह जाती है। एक डॉक्टर्स की खुद की पहचान छोटी बड़ी हो सकती है, बट एक एसोसिएशन की बहुत बड़ी पहचान होती है। एक एसोसिएशन पूरे राज्य के डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी इसकी भी कमी है, जिसके कारण सामाजिक स्तर पर हमारे लिए ढंग से या ये कहे कि एक पॉजिटिव वे में समाज में छवि नहीं बन पाया है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्तर पर। राजनीतिक स्तर का मतलब है कि हमारे लिए सही नियम, सही कानून व्यवस्था, जहाँ पर हमारी सम्मान के साथ हमारे साथ सही व्यवहार हो, ये वही लोग तय करते हैं जो इस पैथी से हो करके राजनीति में जाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नेंस में पार्ट ले रहे हैं। अगर आयुष डॉक्टर्स गवर्नेंस में पार्ट नहीं लेंगे तो हमारी बात को, हमारी पैथी के समस्याओं को कौन बताएगा। राजनीतिक स्तर पे भी जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं वो आयुर्वेद या होम्योपैथी या अलग यूनानी आदि पैथी को अभी भी पूर्ण रूप से डॉक्टर्स नहीं मानते हैं। इसमें इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो सोचते हैं वो बात सच है। सच्चाई तो ये है कि किसी भी राज्य में, किसी भी जगह व्यवस्था तभी बदलती है जब व्यवस्था बदलने वाले लोग अपनी समस्या को व्यवस्थापक तक पहुंचा पाए।
तो हम सब ने अपनी समस्या कलेक्टिव रूप से सही राजनीतिक गलियारों में नहीं पहुंचाया है, या यूं कहे कि हमने कभी भी सक्रिय रूप से अपनी बात को राजनीतिक मंच पर नहीं लेकर गए। तो अब ये समय आ गया है कि तीनों स्तर पर, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, आयुष डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, इनकी छवि सुधरे। सबसे पहले शैक्षणिक अवस्था में सुधरने की जरूरत है। जब जूनियर्स डॉक्टर्स ढंग से पढ़ेंगे तभी उनको अपने पैथी और अपने ट्रीटमेंट पे भरोसा होगा। ये बात आप हम सब जानते हैं। जो चीज़ हजारों साल पहले लिखी गई उसमें संभावना है कि उसमें कुछ सुधार हो, इस पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ें गलत है। रिसर्च एनालिटिक्स की ज़रूरत है पर ये गलत नहीं है। तो पहले शैक्षणिक अवस्था हो, शैक्षणिक स्तर उच्च किया जाए, समय पर डिग्री मिले। फिर सामाजिक स्तर पर अगर अधिक डॉक्टर्स अपने पैथी के ट्रीटमेंट करेंगे, अपनी बात को सही तरह से पेशेंट तक पहुंचाया जाएगा, तो आज भी समाज स्वीकार करने के लिए उत्सुक है और तैयार है। बट हम लोग कभी भी अपनी बात को पहुंचा नहीं पाए। राजनीतिक स्तर पर हम आयुष डॉक्टर्स गवर्नेंस में पार्ट ले, या फिर जो सरकार है उन तक हमारी समस्या, सही व्यक्ति तक, सही लोगों तक हमारी समस्या पहुंचाया जाए। हमसे जुड़े जो किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें हैं या जो सुझाव है वो सही राजनीतिक समझ रखने वाले सही राजनेता के पास पहुँचे और उस पर एक ठोस कदम लिया जाए, तभी आयुष की बदहाल स्थिति सुधरेगी। तो एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है कि ये कौन करेगा और क्या करना होगा। एकदम बेसिक सवाल है कि हु कैन चेंज और व्हाट शुड वी डू। तो उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, ऑल दोज आयुष डॉक्टर्स ऑफ बिहार हु थिंक रैशनली। जिनको ये समझ में आता है कि एक चिकित्सक किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, चिकित्सक या डॉक्टर्स अपने समाज की वो पहचान होता है जहाँ पर उम्मीद और भरोसा दोनों कायम है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं, पेशेंट आपके पास अपने दुख का निवारण करने आता है। तो वो सारे आयुष डॉक्टर्स, चाहे वो यंग डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो समाज की जागरूक चेतना रखते हैं, वो सब एक साथ आए, एक आयुष डॉक्टर्स की एसोसिएशन बनाए जो फंडामेंटली, जो फिनेंशियली, जो लीगली, जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो, ताकि कल हो करके जब कभी भविष्य में किसी आयुष डॉक्टर्स के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए कोई खड़ा हो सके। दूसरी बात है हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम सबसे पहले तो हम सबको अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट करनी चाहिए। हमें एजुकेशनली हमें इतने समझ हमारे पास होनी चाहिए, और हमारे डॉक्टर्स के पास है भी। लेकिन मैं उन जूनियर्स डॉक्टर्स के बारे में कह रहा हूँ जो भी फर्स्ट ईयर में होंगे, कि आप इतने ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए कि आप मॉडर्न पैथी को समझ सके, उनसे रिलेटेड भी आप ट्रीटमेंट कर सके, और अपनी जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप पंचकर्म भी कर सके, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ कर सके, जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ आप यूनानी ट्रीटमेंट भी कर सके। तो पहले तो एजुकेशनली अवेयर हुइए, क्योंकि ये मानता हूँ मैं कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट वेपन टू फाइट एनी बैटल। दूसरा पॉइंट कि हम सबको एक मजबूत एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर नॉलेज परस्पर शेयर हो सके, म्यूचुअली नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को शेयर किया जा सके, ताकि हम सब एक हो करके अपने लिए अपनी एक आवाज़ बन सके जब भी ज़रूरत पड़े। तो ये सब बातें थी दोस्तों, आयुर्वेद या आयुष के डॉक्टर्स की क्या स्थिति है और क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ बिहार मेडिकल ऑफिसर के ज्वाइनिंग के लेटेस्ट अपडेट क्या क्या हैं। कुछ डॉक्टर्स स्टेट हेल्थ सोसाइटी गए थे आचार संहिता लगने के 1 से 2 दिन पहले, लगभग 7-8 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें
ये कहा गया कि पोस्टिंग वगैरह रेडी है, कुछ लोगों ने ये कहा कि पोस्टिंग रेडी है, अभी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कुछ ने ये कहा कि 1 सप्ताह 15 दिन इंतज़ार करो शायद हो जाए। बट अलग अलग ऑफिसर से बात करने पे अलग अलग चीज़ें पता चला। ईडी सर का जहाँ तक कहना था, ईडी सर ने कहा कि जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, जो लोग क्वालिफाइड हैं, उन सब की ज्वाइनिंग होगी। हमने उनसे ये बात पूछने की कोशिश भी की कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए और ये चीज़ प्रक्रिया रुक जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, 100% एश्योर रहिए कि आपकी ज्वाइनिंग होगी। कब होगी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से तो डेट नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आचार संहिता वगैरह लगा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए इलेक्शन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। इस तरह की अपडेट है। अब मैं दोस्तों आप लोग से एक दो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। उन सभी डॉक्टर्स के लिए पहले तो मैं संवेदन पूर्वक सहानुभूति व्यक्त करता हूँ जिनका किसी भी कारण से जो क्वालिफाई नहीं कर पाए। हाँ, 2619 पद के लिए ये बहाली थी। 1504 डॉक्टर्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट में नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में नाम आया है और अब इनकी ज्वाइनिंग इलेक्शन के बाद कब होती है ये तो आगे वक्त बताया जाएगा, वक्त पता चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट इसलिए गए कि आग्रह करने कि भाई बाकी सीट को भरा जाए। अब एक और भी बात मुझे पता चला है कि आप ईडी सर ने कैसे नियमावली या फिर ईडी सर अगर अन्य राज्य के बच्चों को छूट दे सकते हैं तो हमें भी एग्ज़ाम में बैठने, हमें भी सेकेंड लिस्ट जारी कर दीजिए या कुछ जो भी बातें हैं। ये चीज़ तो अभी मेरे पास क्योंकि पिटीशन का पेपर नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट क्या क्या बातें हैं वो कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास वो जो पिटिशनर का जो एप्लीकेशन में जो रहता है वो चीज़ें नहीं है। बट मेरा ये कहना कंसर्न है कि अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो ठीक है, अपनी अधिकार के लिए न्याय लेने का अधिकार सबको है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लोग भी कोर्ट गए हैं वो तो कोर्ट के मसले से आप अपनी बात को रख रहे हैं और आपको स्टेट हेल्थ सोसाइटी अपनी आंसर देगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप हम सब कभी इसलिए क्यों नहीं अपने लिए आवाज़ उठाते हैं कि हर 2 साल पे हर 1 साल पे वैकेंसी आए। हम वैकेंसी के लिए कभी भी क्यों नहीं कोर्ट जाते हैं। हम इसलिए कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं कि जब आयुष डॉक्टर्स को मार दिया जाता है, उनके क्लिनिक पर किसी तरह से हत्या होती है कि वो लाचार हो जाते हैं, तो उनके लिए हम कभी क्यों खड़े नहीं होते हैं। क्यों ऐसा हर बार होता है कि जब भी कोई नई वैकेंसी आती है उसके बाद बहुत सारे कोर्ट केस को सामना करना पड़ता है सरकार की तरफ से। तो मेरा ये कहना है कि हर बार वैकेंसी क्यों नहीं आती है, हर 1 साल 2 साल पे वैकेंसी, चाहे वो 100 आए चाहे वो 500 आए। गवर्नमेंट या राजनीतिक स्तर पे जो सक्रिय लोग हैं वो सरकार से इस बात के लिए क्यों नहीं सवाल किया जाता है। दोस्तों इन बातों पे भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, इस बात की स्वतंत्रता है कि आप अपने न्याय लेने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। आप अगर कोर्ट में किसी मामला को लेके गए हैं तो कोर्ट के थ्रू वो चीज़ें आंसर आपको मिलेगा। पर इस बात पे भी थोड़ा सोचिए कि आपने कभी कलेक्टिवली इस बात के लिए क्यों नहीं सरकार से पूछा कि हमारे इस पैथी में क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है। क्यों डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल में आरएमओशिप करने के लिए या प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट जॉब करने को मजबूर है। सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र ऐसी क्यों हो गई है कि सिर्फ इलेक्शन टाइम में हमारी वैकेंसी आती है, हर 2 साल पर क्यों नहीं। ये सभी बात सोचने वाली बात है। मेरी रही बात मेरे सजेशन की, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि जो लोग भी कोर्ट या बाकी चीज़ जा कर के इस मामला को किसी भी तरह से, अगर स्टेट हेल्थ सोसाइटी या बाकी चीज़ अपना न्याय ले रहे हैं जो कि उनका पूरा अधिकार है, तो मेरा ये सजेशन है कि 1504 के अलावा गवर्नमेंट के पास 1115 सीट अभी भी ऐसे ही है जो वैकेंट है, जिस पे बहाली निकाला जा सकता है। सरकार
से ये चीज़ आग्रह किया जा सकता है, सरकार राजनीतिक रूप से जो सक्रिय, जो समझदार, जो सक्षम लोग हैं, उनसे ये बात कहा जा सकता है भले ही इलेक्शन के बाद, कि आप जो बचे हुए पद है उसके लिए आप नई बहाली, नई प्रक्रिया निकालिए, जिसमें 2 तरह के डॉक्टर्स हैं। एक यंग डॉक्टर्स हैं जिनकी हो सकता है कि जिनके किताब के साथ अभी संपर्क अच्छा है, और एक सीनियर डॉक्टर हैं जिनकी किताब से अभी संपर्क कम है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे बचे हुए जो सीट है, जो 1115 सीट है, उसकी भी बहाली और वैकेंसी निकले। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, इस बात पे भी आप लोग ध्यान दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप तार्किक रूप से आप सोचे और समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के सभी डॉक्टर्स एक साथ आकर के अपने लिए एक मजबूत संगठन का निर्माण करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं और इस तरह से हम सब अपने लिए एक मजबूत सशक्त संगठन का व्यवस्था बना सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस हो जाने के बाद होगी, लेकिन सबसे पहले हम सब लोग एक होने की कोशिश करें, क्योंकि हम सभी चिकित्सक मेहनत करके ही डॉक्टर बने हैं, मेहनत करके ही डिग्री लिए हैं, और डिग्री लिए हैं तो हम ट्रीटमेंट करना भी जानते हैं। पेशेंट किस पैथी से ठीक होता है, इस बात में कोई डिबेट वाली पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट ये है कि पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है कि नहीं, पेशेंट अपनी जो समस्या लेकर के आ रहा है वो ठीक हो पा रहा है कि नहीं। अगर ठीक हो पा रहा है तो आज हम जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे मेडिकल क्वैक्स हैं जो न जाने गांव के कितने लोगों को एंटासिड, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे करके उनका जीवन चल रहा है। इसीलिए सरकार से भी ये अनुरोध है कि हम सभी डॉक्टर्स को, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनकी बातें, उनकी समस्याओं को भी सही तरीके से रखें। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। बाकी कुछ ऐसा पॉइंट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए।